आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने सीटेट में आए हुए मैथ के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। जैसे पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, 2/7 भाग किसको दिया गया? अदिति को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अदिति को कितना मिला? 2/7 भाग। अदिति को मिला 2/7 भाग। 1/6 भाग अमल को मिला। 1/6 भाग किसको मिला है? अमल को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अमल को कितना मिला? 1/6 भाग अमल को। 2/5 भाग फरहान को। फरहान को कितना मिला? 2/5 भाग फरहान को मिला। और 1/7 भाग जैरी को। जैरी को कितना मिला? 1/7 भाग जैरी को मिला। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियां बची, अंत में मर्लिन के पास कितनी टॉफियां बची? 2 टॉफियां बची हैं, तो उसके पैकेट में शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में कुल कितनी टॉफियां थी, हमसे ये पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन में सवाल भिन्नों में आ जाए तो भिन्न को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, हर में जितने भी अंक दिए हो उनका हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जैसे 7, 6 और 5 का एलसीएम लोगे तो आप कितना होगा? 7, 5, 6 का 30 और 30 सत्ते 210। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 210। एलसीएम हमारे पास आ चुका है 210। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में टोटल कितनी टॉफियां रही होंगी? 210। स्टार्टिंग में कितनी टॉफियां रही होंगी? 210। बांटा गया, अब देखिए कैसे बांटा जा रहा है। अदिति को कितना मिला? 210 का 2/7 भाग। अदिति को मिला 210 का 2/7 भाग। और 2/7 कितना हो जाएगा? 7 का 21 और 30 दूना के 60। तो अदिति को कितना मिला? टॉफी 60 टॉफी मिला। अमल को मिला 210 का 1/6। 210 का 1/6 कितना हो जाएगा? 36 का 18 और 6 पचे 30। तो 35 टॉफी अमल को मिला। 210 का 2/5 फरहान को मिला। तो फरहान को कितना मिला देखो, तो ये हो जाएगा 5 दूना 5 चौका 20 और 5 दूना के 10 42 और 42 दूना के 84। तो फरहान को कितना टॉफी मिला? 84 टॉफी मिला। जैरी को मिला था 210 का 1/7। 1/7 कितना हो जाएगा? 30। तो जैरी को कितना टॉफी मिला? 30 टॉफी मिला। फरहान को कितना मिला? 84। अमल को मिला 35 और अदिति को मिला 60 टॉफी। टोटल हमारे पास स्टार्टिंग में मान लेते हैं कुल कितनी टॉफी आ रही होंगी? 210। और यहाँ पे खत्म कितनी हो चुकी हैं? ऐड करो 60 और 30 90। 90 और 35 125 और 125 और 84, ये हो जाएगा 125 और 84 209। कितना हो जाएगा? 209 टॉफी। 60 अदिति को दे दिया गया, 35 अमल को दे दिया गया, 84 फरहान को दे दिया गया और 30 जैरी को दे दिया गया। तो टोटल 209 टॉफी अभी तक हमने बांट दी। टोटल हमने कितनी बांट दी? 210 टोटल था, जिसमें से हमने कितना बांट दिया? 209 टॉफी हमने बांट दिया। तो बचा कितना? 1 शेष रह गया। 1 टॉफी बच चुकी है। लेकिन रियल में देखा जाए तो मर्लिन को अंत में कितनी टॉफियां मिल रही हैं? रियल में देखा जाए तो मर्लिन को कितनी टॉफियां अंत में मिल रही हैं? 2। तो 1 बराबर किसको से 1 बराबर किसके हो जा रहा है? 2 के। 1 बराबर किसके? 2 के। तो 210 किसके बराबर हो जाएगा? तो 210 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 420। अर्थात स्टार्टिंग में टोटल कितनी टॉफियां रही होंगी? स्टार्टिंग में टोटल 420 टॉफियां रही होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। अर्थात क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक ट्रे में टोटल कितने अंडे आते हैं? 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा। उसने अंडों को कितने ट्रे में रखा? 9 ट्रे में रख दिया। ठीक है, और उसके पास 5 अंडे शेष रह गए। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचा? क्वेश्चन में देखिए, एक ट्रे में देखो आप, तो एक ट्रे में कितने अंडे आ रहे हैं? एक ट्रे में आ रहे हैं सर, बोलोगे एक ट्रे में आप बोलोगे सर 12 अंडे आ रहे हैं। 9 ट्रे तो कंप्लीट भरा है। 9 ट्रे तो पूरी तरीके से क्या है? भरा हुआ है। एक्स्ट्रा उसके पास कितने अंडे हैं? 5 एक्स्ट्रा अंडे हैं। 5 एक्स्ट्रा अंडे। और एक ट्रे में कितने अंडे आ रहे हैं?
एक ट्रे में देखो आप कितने अंडे आ रहे हैं, 12, 5 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि अभी कितने अंडे और चाहिए कि कंप्लीट हो जाए ट्रे। तो आप बोलोगे सर 7 अंडे और मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अंडे हो जाएंगे, जिससे एक ट्रे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अभी कितने अंडों की ज़रूरत होगी, तो आप बोलोगे सर 7 अंडों की अभी क्या होगी हमें ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न करिएगा। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, हमसे ये पूछा है। देखिएगा, एक वर्ग है, एक हम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मान लेते हैं ये ए रहा होगा, ये भी ए, और ये भी हमारे पास क्या रहा होगा, ए, और ये भी हमारा क्या रहा होगा, ए। कह रहे एक वर्ग की सीमा का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। और यहाँ पर देखा जाए तो चारों भुजाओं का योग कितना है, 4 है, और 4a बराबर कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। a बराबर कितना आ चुका है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भुजा, चारों भुजाएं कितने सेंटीमीटर कर रही होंगी, 4 सेंटीमीटर का। चारों भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की रही होंगी, 4 सेंटीमीटर का। कह रहा है इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काटा गया। हम एक वर्ग काट लेते हैं, एक चारों कोनों से। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक कोने से चारों कोनों से क्या किया जा रहा है, एक वर्ग काटा जा रहा है। यहाँ से हमने एक वर्ग कट कर दिया, हमने यहाँ से भी एक वर्ग कट कर दिया, हमने यहाँ से भी एक वर्ग कट कर दिया, और हमने यहाँ से भी एक वर्ग कट कर दिया। जिनकी भुजाएं कितनी हैं, 1 सेंटीमीटर। जिनकी भुजाएं कितनी हैं, 1-1 सेंटीमीटर की। मान लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर की ये भुजाएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा, फिर कह रहा है कि शेष बची हुई आकृति की परिसीमा पूछा है। मतलब शेष आकृति जो कटने के बाद जो आकृति बच जाएगी उसके किनारों की हमसे लंबाई पूछा है। तो कटने के बाद आप देखो फिगर ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, कुछ फिगर इस टाइप से ड्रा होगा, ये ऐसा फिगर बन जाएगा। बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ फिगर होगा, ठीक है। आप कल्पना करो कुछ फिगर इस टाइप से कटने के। जैसे आप मान लो 1 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से कट हो गया, 1 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से, 1 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से, और 1 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से कट हो गया। तो कुछ फिगर इस टाइप से ड्रा हो जाएगा। अब देखिएगा सवाल को, स्टार्टिंग में देखा जाए तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा की लंबाई कितनी थी, 4। एक इधर से कट गया 1 सेंटीमीटर। आप देखो इधर ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर इधर से कट हो चुका है और 1 सेंटीमीटर इधर से कट हो चुका है। तो 2 सेंटीमीटर कट हो चुका, टोटल 4 था, 2 सेंटीमीटर कट हो चुका, तो बचा कितना, 2 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 सेंटीमीटर था, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, तो बचा कितना, 2 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें भी 2 सेंटीमीटर और ऐसे ही इसमें भी 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ पे आप देखो, इसको कट करने के बाद अब ये कल्पना ऐसा फिगर हो जाएगा ना, कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा कुछ फिगर कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा फिगर दिखाई देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये भी हमारा बचा रहा, 1 सेंटीमीटर ये भी हमारा बच गया, तो 1 सेंटीमीटर ये बचा, 1 सेंटीमीटर ये बचा, ऐसे 1 सेंटीमीटर ये बचा और 1 सेंटीमीटर ये हमारा बचा। ऐसे इधर देखें तो 1 सेंटीमीटर ये बच जाएगा और 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये बचा और 1 सेंटीमीटर ये। अब टोटल परिसीमा का मतलब होता है कि टोटल देखा जाए कुल किनारों पे लंबाई तो कितना होगा। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो कितना में सेंटीमीटर परिसीमा आ गई, 16 सेंटीमीटर परिसीमा आ गई। कितना आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर। पहले भी 16 सेंटीमीटर थी और अब भी कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो इसके राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। कह रहे 2/3 में क्या जोड़ दें कि 11 का 12वां हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। कह रहा है 2/3 में हम क्या जोड़ दें कि 11 का 12वां भाग मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 11/12 माइनस 2/3। सॉल्व करते हैं, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12
12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, और 1 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 11। 3 से हम 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो -8। सॉल्व करेंगे तो 11 - 8 कितना होगा 3। 3/12 कितना आएगा 3/12। हमसे ऑप्शन भी दिया था 3/12। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा, 3 का 12वां भाग। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है 3 का 12वां भाग। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सविता एटीएम में कुछ रुपए निकालने गई, उससे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट और 100 के 9 नोट मिले। एटीएम से कितने कितने के नोट उसको मिले, 2000 के कितने नोट मिल रहे हैं उसे 5 नोट, 500 के कितने नोट मिल रहे हैं उसे 4 नोट, 500 के उसे कितने नोट मिले 4 नोट मिले, और 100 के 9 नोट, 100 के उसे कितने नोट मिल रहे हैं 9 नोट। तो टोटल देखा जाए तो उसे कुल कितना रुपये मिल चुका है, 5 दूना के 10,000 ये, और 5 चौका 20, 2000 ये, 10 दो 12,000 और 900 ये, तो 12,900 रुपये उसे एटीएम से मिल चुके हैं। 12,900 रुपये उसे एटीएम से मिल चुके हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, रुपए गिनने पर उससे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का 1 नोट और 100 का 1 नोट, 2000 का 1 नोट और 100 का 1 नोट कम मिला है। मतलब कितना रुपये उसे कम मिला है 2000 और ये 100 रुपये। टोटल देखा जाए तो 2100 रुपये उसे अभी कम मिले हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसके एटीएम से निकालने के लिए कुल कितनी राशि भरी थी। वो एटीएम में गई थी, उसने देखा तो उसे 12,900 रुपये एटीएम से निकले, और एटीएम में रह कर कितने गए 2100 रुपये। अर्थात कहा जाए तो टोटल वो कितने रुपये निकालने गई थी, तो 2100 रुपये इसमें हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 5 और 1, तो कितने रुपये एटीएम से निकालने गई थी 15,000 रुपये एटीएम से निकालने गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम थी। एक डिब्बे में अधिकतम कितना मिठाई आ सकता था, एक डिब्बे में अधिकतम 750 ग्राम मिठाई आ सकता था। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी, हमसे ये पूछा है। चलिए सवाल पे आते हैं। 2 किलो 500 ग्राम, 1 किलो ऐसे समझो आप, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम, आप बोलोगे सर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। यहाँ पे देखो तो टोटल मिठाई किस में भरी जा रही है ग्राम में, तो हम सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो 1 केजी में कितने ग्राम 1000 ग्राम, तो 2 किलो 500 ग्राम लड्डू लेता है, तो 2 किलो 500 ग्राम कम 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 2 केजी में 2000 और 500 ग्राम ये, तो टोटल देखा जाए तो लड्डू कितने का हो जाएगा 2500 ग्राम। लड्डू उसने कितना लिया 2500 ग्राम उसने टोटल लड्डू लिया। 3 किलो 250 ग्राम जलेबी ली, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 3 किलो में 3000 और 250 वो, तो 3250 ग्राम, 3250 ग्राम उसने क्या ले ली जलेबी ले ली। और 4 किलो रसगुल्ला, 4 किलो रसगुल्ला का मतलब 4000 ग्राम उसने क्या ले लिया रसगुल्ला लिया। 4000 ग्राम उसने क्या ले लिया रसगुल्ला लिया। टोटल देखा जाए तो उसने कितनी मिठाई ली, टोटल देखा जाए टोटल मिठाई का वेट देखा जाए तो कितना होगा 2500 और 4000, 6500 और 3000, 6500 और 3000, 95 और 95 और 2 97 50, तो ये हो जाएगा 9750 ग्राम उसने क्या कर ली मिठाई। टोटल मिठाई का वेट कितना आ चुका है 9750 ग्राम। एक डिब्बे में कितना मिठाई भरा जा रहा है 750 ग्राम। हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है तो 750 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो सॉल्व करिएगा। यहाँ पे भी ये क्या है ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसल, 0 से 0 कैंसल करते हैं किससे 25 से, 25 तिहाई 75 और इसको कटते हैं तो 25 दूना के 50,
सॉरी 25 3 75, ये हो जाएगा 25 3 75, ये भी होगा, और 22 तो 25 9 225, फिर कट करते हैं 3 1 3 3 1 3 3 3 का 9। टोटल कितने डिब्बे आ चुके हैं हमारे पास? टोटल 13 डिब्बे आ चुके हैं। कितने डिब्बे? टोटल 13 डिब्बे आ चुके हैं। समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न करिएगा। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर सेकंड, सॉरी, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 75 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी तो वो समय क्या होगा? हमसे ये पूछा। चलिए सवाल पे आइए। 4 बत्तियां थी, पहली बत्ती 30 सेकंड हर 30 सेकंड पे बदल जाती है, दूसरी 45 सेकंड पे बदल जाती है, तीसरी 60 सेकंड पे बदल जाती है और चौथी 75 सेकंड के बाद बदल जाती है। वो कौन सा समय रहा होगा जब चारों बत्तियां एक साथ बदलेंगी? हमसे ये पूछा है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं? एलसीएम ले लिया करो। 30 45 60 और 75 का हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो ये हमने लिखा 60 सेकंड। हमने पूरे को क्या किया है? सेकंड में कन्वर्ट किया है। अब कर लेते हैं एलसीएम। कट करते हैं तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30 और 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। फिर कुछ कॉमन है, कर लेते हैं। 2 1 2 3, 2 दूना का 4 और ये हो जाएगा 5। अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कर लेते हैं। 15 दूना के 30, 30 दूना के 60 और 60 तिया 180 और 180 पचे 900। तो कितने सेकंड बाद? 900वें सेकंड में, 900वें सेकंड में ये चारों बत्तियां एक साथ बदलेंगी। 900 सेकंड का मतलब मिनट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो 900 सेकंड को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो किससे भाग देंगे? 60 से। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये होगा 6 कम 6 और 6 पचे 30। 15 मिनट के 15वें मिनट में ये चारों बत्तियां एक साथ बदलेंगी। हमसे पूछा 1:35, 1:35 में 15 जोड़ेंगे तो 1:50। तो 1:50 पे चारों बत्तियां एक साथ फिर से बदलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों को कुल कितनी पंक्तियां लगेंगी? हमसे ये पूछा। एक ईंट बनाया गया, हम कहाँ पे ईंट बना दें? चलिए भाई यहीं पे ईंट बना देते हैं। एक ईंट है, मान लेते ये हमारे पास क्या है? ईंट है। ये हमारा रहा ईंट। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया है। लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया है किसमें? इंच में। सॉरी किसमें दिया है? इंच में। ये सारे किसमें हैं? इंच में। ये सारे किसमें हैं? इंच में। ठीक है। इसको रब कर देते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत आएगा इसको। ये सारे समझ लीजिएगा ये किसमें है? इंच में है। फिर कह रहा है 3.5 मीटर की दीवार बनानी है। हमें कितना हो? मान लेते हैं कि 3.5 मीटर ऊंची एक दीवार बनानी है। हमें कितना मीटर? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर रहा होगा? 3.5 मीटर एक दीवार है। 3.5 मीटर दीवार, एक 3.5 मीटर ऊंची एक दीवार हमें बनानी है। तो ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां लगेंगी? और दीवार को बिछानी कैसी है? क्षैतिज रूप से। दीवार को कैसे बिछानी है? क्षैतिज रूप से। जैसे आप मान लो एक ईंट हमने यहाँ पे लगा दी, फिर दूसरा ईंट हमने यहाँ पे लगाया, तीसरा ईंट ऐसे हमने लगाया, तो टोटल 3.5 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कुल कितने ईंट लगेंगे? हमसे ये पूछा है। एक दीवार की हाइट देखी, सॉरी एक ईंट की हाइट निकाल लें। हाँ चलो, एक ईंट की हाइट निकालें तो ये होगा 1 इंच में कितना मीटर होता है? 1 इंच में ये हो जाएगा 0.0254 सेंटीमीटर। 1 इंच में 0 होता है 2.54 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.0254 मीटर। ठीक है। 1 इंच में कितने मीटर हो जाएंगे? 0.0254
मीटर होते हैं। ठीक है, तो 3 इंच हमसे ईंट की ऊंचाई देखो तो कितने इंच की है, 3 इंच की ईंट की ऊंचाई आप देखो कितना है, 3 इंच। 1 इंच बराबर इतना, तो 3 इंच बराबर, तो 3 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 3 से गुणा करोगे तो ये होगा 3 चौका 12, 2 कैरी, 5 3 15 और 1 16, 6 3 दूना 6 और 1 7, और ये रहा 0 और ये होगा 0.0762। 1 इंच में 0.025 मीटर, तो 3 इंच में 0.0762 मीटर। एक ईंट की ऊंचाई इतनी है, हमें बतानी कितनी है, ये सारे किस में आ चुके हैं हमारे, मीटर में। ये किस में है, मीटर में। एक ईंट की ऊंचाई मीटर में देखा जाए तो इतना है, हमें बनाना कितना है, 3.5 मीटर ऊंची दीवार। कितना मीटर ऊंचा दीवार बनाना है, 3.5 मीटर। तो 3.5 में इससे हम भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या हमें पता चल जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3.5 मीटर में हमें क्या करना है, भाग देना है 3.5। एक सेकेंड भाई रुक जाओ, कहाँ है भैया, परेशान कर रहे हो। 3.5 मीटर में हमें क्या करना है, भाग देना है 3 कितने मीटर दीवार है, 3.5 मीटर। तो यहाँ पे हम कर लेते 3.5 मीटर ऊंची दीवार में कितने ईंटें लगी हैं, 0.07662 से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, और ये हो जाएगा 10। पॉइंट अपने आप हट जाएगा। यहाँ से पॉइंट को क्या कर देते हैं, दशमलव को आप जानते होंगे ना, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने नंबर होते हैं उतने 0 बढ़ जाते हैं। यहाँ से हमने दशमलव को हटा दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कट हो रहा है, 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 35 और ये होगा 1 2 3। हमको भाग किससे देना है, 762 से क्या करना है, भाग देना है। कितना बार ले जाएंगे, 4 7 25 35 ज़्यादा, 4 बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 छक्का 24 को 4 कैरी 2, 4 7 28 और 2 30। घटा लेते हैं, 10 से 8 गया 2, 9 से 4 गया 5, ये हो जाएगा 4 और इधर कैंसल, ये हो जाएगा 0। फिर कितना बार ले जाते हैं, 5 बार ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 0 कैरी 1, 6 25 30 और 1 31 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38। सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा 0 2 1 होगा और 15 से 8 गया 710, दशमलव लगा 0 बढ़ गया। कितना बार जाएगा, 9 बार। तो ये 45.9 आ रहा है। इसका मतलब ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां आएंगी, 45.9 का मतलब हो जाएगा 46। 45.9 का मतलब कितना होगा, 46। ऐसे ऐसे अगर खड़ी की जाए तो टोटल कितनी पंक्तियां आएंगी, 46 पंक्तियां आ जाएंगी। ठीक, अगला प्रश्न करिएगा। 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है। उसको पैकेट कब मिला, 3 जुलाई 2021 को उसे एक पैकेट मिला। फिर उस पर मिली हुई जानकारी को पढ़ती है। पैक करने की तारीख देखी तो लिखा था 10 जनवरी 2021। पैकेट को पैक करने की तारीख क्या थी, 10 जनवरी 2021, और उसके बाद 180 दिनों तक वो उपयोगी थी। ठीक है, इस कथन को पढ़ के हमें उत्तर देना है। 3 जुलाई 2021 को रमा को एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पड़ती है जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021 थी। पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। तो पैक करने की तारीख थी 10 जनवरी 2021, तो वो कितने दिनों तक चलेगी, 180 दिन। 180 दिन का मतलब हो जाएगा 6 माह। वो कितने दिनों तक अभी और चलेगी, 6 माह। अब 10 जनवरी से 6 माह ऐड करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कब तक चलेगी, 10 जुलाई तक चलेगी। कब तक चलेगी, वो पैकेट अभी 10 जुलाई तक उपयोगी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। वो पैकेट को कब देखती है, 3 जुलाई को। पैकेट को वो देखती है 3 जुलाई को,
और पैकेट अभी कहाँ तक उपयोगी है, 10 जुलाई तक, अभी 1 हफ्ता तक चल सकता है, इसका मतलब अभी खराब नहीं हुआ, और ये कह रहा है कि खराब हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। वो पैकेट को इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकते हैं। हाँ, वो 3 जुलाई को उसको अभी पैकेट मिला है, और वो पैकेट देखा जाए तो 10 जुलाई तक चलेगा, अर्थात 1 सप्ताह और वो पैकेट चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। सी को देख लेते हैं, वो अभी 6 महीने तक इंतजार कर सकती है। 3 जुलाई को पैकेट मिला है, 10 जुलाई तक एक्सपायर है, 6 महीना चलेगा और नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या, गलत है। पैकेट 10 जून 2021 को खराब हो चुका था, नहीं जून में नहीं खराब होगा, कब खराब होगा पैकेट, 10 जुलाई के बाद खराब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उसे वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं, उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन है। ये स्टेटमेंट दिया है और इसको पढ़ के हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए करते हैं। एक माचिस मिला, माचिस की डिब्बी हम बना लेते हैं, एक माचिस की डिब्बी बना लेते हैं, ऐसा कुछ माचिस की डिब्बी रही होगी, बना लेते हैं ऐसे माचिस की डिब्बी रही होगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, कुछ इस टाइप से माचिस की डिब्बी रही होगी। और एक बॉल है और इसके पास से क्या, एक बॉल है, इस टाइप से हम बॉल बना लेते हैं, ये हमारा क्या रहा, बॉल रहा। एक किताब भी है, उसके पास क्या है, एक किताब भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस टाइप से मान लीजिए 3D शेप का ही तो किताब होगा ना, तो मान लेते हैं कि ये ऐसा किताब है। एक स्टील की गिलास भी है, उसके बाद एक स्टील की गिलास कहाँ पे बना लेते हैं, हाँ यहीं पे बना, एक स्टील के क्या है उसके पास गिलास है, छोटा सा बना लेते हैं, इस टाइप से एक छोटा सा गिलास है। और एक रस्सी भी शामिल है, उसके पास एक क्या है, उसके पास एक रस्सी भी शामिल है, ठीक है, एक रस्सी भी ऐसे शामिल है, ठीक है। इनको देखकर हमें बताना है सबसे ज़्यादा कोने किसमें हैं। आप देखोगे कोने यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 टॉप पे और 4 बॉटम पे, तो टोटल देखा जाए तो माचिस में कितने कोने आ रहे हैं, 8। गोल बॉल में देखे हो, गेंद आप देखे होंगे, गेंद में कहीं कोना दिखता है, गेंद में एक भी कोने नहीं होते, तो गेंद में एक भी कोने नहीं होंगे। किताब में देखा जाए तो 1 2 3 4, किताब में आप देखोगे तो 4 ऊपर टॉप पे कोने होंगे और 4 नीचे बॉटम पे 4 कोने, तो टोटल इसमें भी देखा जाए तो कुल कितने कोने होंगे, 8 कोने होंगे। गिलास में देखो आप सर्कल, इस ऊपर देखो सर्कल टाइप का होता है ना, तो ऊपर एक भी हमें कोने दिखाई दे रहे हैं, एक भी कोना नहीं दिखाई दे रहा। आप नीचे देखो, आप नीचे भी देखोगे एक सर्कल टाइप का शेप है, नीचे भी एक भी कोना दिखाई दे रहा है, नहीं, तो यहाँ पर भी एक भी कोना नहीं। आप ऐसे ही सर्कल में देखो, सॉरी रस्सी में देखोगे आप, रस्सी में भी आपको एक भी कोना नहीं दिखाएगा, यहाँ पे सर्कल टाइप का शेप होता है और इधर आओगे तो इधर भी आप सर्कल टाइप का शेप होता है, तो रस्सी में भी हमें एक भी कोने नहीं मिले। अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, चलते हैं कथन को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं। रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तु में रस्सी सबसे लंबी है। हमसे लंबी के बारे में नहीं पूछा था, हमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा कोने किसमें, रस्सी में एक भी कोने नहीं, हमें लंबाई नहीं बताना था, हमें कोना बताना, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत। किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस से ज़्यादा कोने हैं, नहीं, माचिस में भी देखो आप तो 8 कोने हैं, किताब में भी देखा जाए तो 8 कोने हैं, दोनों में क्या है, बराबर कोने, और ये कह रहा है अधिक, तो ये भी गलत है। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए, माचिस और किताब दोनों का चुनाव किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के किनारे सतह और कोने के आधार पर एक ही श्रेणी में, हाँ दोनों में देखा जाए तो कोने भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सतह भी बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा था बॉल का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनंत कोने, भैया बॉल में एक भी कोने नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही। अगला सवाल करिएगा। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को कहते हैं, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, हमसे ये पूछा है। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, 5 रेखाखंडों से बंद आकृति को
पंचभुज कहते हैं। अगर रेखाखंड फिक्स होता तो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं 3 या 3 से अधिक रेखाखंड, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा रेखाखंड हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों में बंद आकृति 3 या 3 से जब ज़्यादा रेखाखंड हो, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं हो, तो ऐसे रेखाखंड किस में चले जाते हैं? ऐसे रेखाखंड बहुभुज में चले जाते हैं। ऐसे रेखाखंडों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। 3 फिक्स होता तो त्रिभुज बोल देते, 4 रेखाखंड फिक्स होती तो चतुर्भुज बोल देते, लेकिन यहाँ पे रेखाखंड फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहेंगे। त्रिभुज भी वो बन सकता है, चतुर्भुज भी आ सकता है, पंचभुज भी आ सकता है, षष्ठभुज भी आ सकता है। तो इसमें हम कोई कंफर्म नहीं था, इसलिए हम इसको ऐसे फिगर जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सभी कुछ शामिल हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या, ऐसे रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एक शहर का तापमान रात को 9 बजे देखा गया तो कितना था? 23 डिग्री 23.5 डिग्री। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा होगा? रात को 9 बजे कितना था? 23.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। फिर घटकर कितना आ चुका है? 17.2 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल तापमान देखा जाए तो कितना घट चुका है? 23.5 था, घट के 17.2 हो गया, तो कितना घट चुका है? 3 और 6.3 डिग्री सेल्सियस घट के तापमान नीचे आ चुका है। 23.5 से कितना आ चुका है? 17.2। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या हो चुका है? घट चुका है। फिर क्वेश्चन कह रहा था तो प्रत्येक घंटे में कितना घट रहा था? 0.7 डिग्री। एक घंटे में देखा जाए तो तापमान कितना घट रहा था? 0.7 डिग्री सेल्सियस। घट कितना गया? 6.3 डिग्री सेल्सियस। तो देखा जाए तो जब घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो इस कहाँ से 0.7 से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? घंटा पता चल जाएगा। तो सेल्सियस से सेल्सियस कल्चर और ये काटेंगे तो 7 9 63। देखा जाए तो कितने घंटे में? 9 घंटे में 6.3 डिग्री सेल्सियस घट चुका था। 23.5 डिग्री सेल्सियस था, 9 घंटे में घटकर कितना हो चुका है? 17.2 डिग्री सेल्सियस। पूछा हमसे क्या था? तो वो समय क्या आ रहा होगा? आप बताओ, रात के 9 बजे थे, रात को 9 बजे थे और 9 घंटे के बाद मतलब सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बज रहे होंगे, जिस समय तापमान कितना रहा होगा? 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ठीक। अगला प्रश्न करिएगा। दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे ये पूछा है। माध्य निकालना और क्या निकालनी है हमें? माध्यिका निकालिए। माध्य का मतलब होता है औसत से, औसत का मतलब होता है टोटल संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या। जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 और एक 14, 14 और एक 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 50 और 15 65, 65 और 65 और 23, 65 और 8 जोड़ लेते हैं, 65 73, 73 में 23 जोड़ेंगे, 73 20 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा? 96। और टोटल देखा जाए तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल देखा जाए तो 8 संख्याएं। भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 दूना 16। तो माध्य कितना आ चुका है हमारा? 12। माध्य कितना आ चुका है? 12। माध्य कैसे? माध्य का मतलब होता है औसत से। औसत कैसे निकाला जाता है? टोटल संख्याओं का योग, मतलब टोटल संख्याओं को क्या कर लेते हैं? हम जोड़ लेते हैं, फिर किससे भाग देते हैं? देखते हैं कुल कितने पद थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने टोटल जोड़ा तो 96 और नीचे देखे तो कुल कितने पद थे? 8। हमने भाग दिया तो माध्य कितना आ गया? 12। अब आते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको क्या कर लेते हैं? एक सीरीज में आरोही क्रम में कर लेते हैं। तो 1 फिर 1 फिर चलते हैं 8 13 15, ये हो जाएगा 8 13 15, 15 के बाद 20 और 23, ये हो जाएगा, सॉरी 15 दो बार है ना, 15 होगा फिर 20 और फिर क्या होगा हमारे पास? 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए, ठीक है। इनको हमने सजा लिया आरोही क्रम में। माध्यिका आप पूछिए। माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच आने वाली संख्या। हम इधर से 3 छोड़ देते हैं और इधर से भी हम 3
छोड़ देते हैं। बीच में कौन आ रहा है 13 और 15, इनके बीच का निकालना है वैल्यू। तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 और 28 का आधा करेंगे तो बीचों बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी 14। तो माध्यिका क्या आ रही होगी। ऐसे भी आप देखो 13 और 15 के बीच में क्या आता है 14, लेकिन माध्यिका का फॉर्मूला यही होता है कि बीच वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर विषम संख्या तो होता तो एक ही बीच की संख्या होती, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो दो संख्याएं आ रही थी और दोनों बीच में आ रही थी, तो इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, फिर 2 से हमने भाग दिया। तो माध्यिका हमारे पास कितना आ चुका है 14। माध्यिका हमारे हमको कितना मिला है 14 मिला है। माध्य कितना मिला था 12 और माध्यिका मिल रही है हमें 14। हमसे चलते हैं सवाल पे। कह रहा है माध्य माध्यिका से अधिक है। माध्य माध्यिका से बताओ आप अधिक है कम है। यहाँ पे बोल रहा है अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है गलत। माध्यिका माध्य से अधिक है। हाँ माध्यिका क्या है माध्य से क्या है अधिक है। माध्यिका आप देखो 14 है, माध्य कितना है 12 है, तो माध्यिका माध्य से क्या है अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पैटर्न को अगला पद पहचानिए। दिए गए पैटर्न का अगला पद देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना रहा होगा 25। जेड से घटा तो वाई, वाई से घटा तो एक्स, एक्स से एक घटा तो डब्लू, डब्लू से घटेगा तो क्या आएगा भी। ठीक है, ए के बाद आया एक, ए के बाद बी, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी और डी के बाद फिर क्या आएगा ई। तो 25 भी ई हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। अब आते हैं अपने पिछले सवाल पे। पिछला सवाल देखिएगा। कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण क्या होंगे, हमसे ये पूछा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक हमारे पास क्या है एक समबाहु त्रिभुज हम बना के आपको दिखा देते हैं। एक हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज। एक हम बना लिया हमने ये समबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या रहा एक समबाहु त्रिभुज रहा। ये हमारा रहा समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज को कितने कितने एंगल पे घुमाया जाए कि वो जैसा फिगर पहले था वैसा ही फिगर घुमाने की भी बाद भी रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप समझो पहले प्रश्न को, ए ऐसे मान लेते, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ये हमारा रहा समबाहु त्रिभुज। कह रहा है इसको किस किस एंगल पे घुमा दिया जाए कि घुमाने के बाद जैसा फिगर अब इस समय वैसा घूमने के बाद भी वैसा ही फिगर दिखाई दे। किस 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 एंगल पे घुमाया जाए। हम घुमा के आपको दिखा दे रहे हैं, आपको देखिएगा। इसको हम घुमाते हैं, आपको घुमा के हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देखो अभी ये मान लो हम शुरू करते हैं घुमाना। इसको थोड़ा सा फिगर को आपको नीचे करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम घुमाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ये समबाहु त्रिभुज है, इसको हम यहाँ से घुमाते हैं, ठीक है। आप देखो एकदम फिगर कब सेम सेम दिखाएगा। आप देखो ये देखो 75 पे देखो कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, एकदम सेम फिगर दिखाई दे रहा है। जैसा पहले था वैसा अब अभी नहीं दिखाई दे रहा। आप देखो हम ले जाते हैं, ये रहा हमारा 90 पे। आप बताओ जैसा फिगर पहले था अभी वैसा ही है नहीं है, तो 90 पे भी नहीं होगा। अब हम आते और भी नीचे आते हैं और आते हैं हम 120 पे। देखो जैसा पहले फिगर था अब भी वैसा ही फिगर है, तो कहीं ना कहीं 120 पे पहली बार मिला, 120 डिग्री पे जस्ट फिगर पहला जैसा था वैसा अब भी है। और आगे हम चलते हैं 120 पे हमें मिला। आप देखो 180 पे, आप देखो 180 पे देखो जैसा फिगर पहले था क्या वैसा ही अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। बोलोगे सर नहीं, तो 180 पे भी नहीं है। अब हम चलते हैं, अभी भी हमें, अब देखो 240 डिग्री पे आप देखिएगा 240 डिग्री पे भी जैसा फिगर पहले था अब भी वैसा ही है। फिर हम चलते हैं आगे, चलते चले देखते चलिए फिगर कब एकदम सेम हो जाएगा। आप देखोगे कहोगे सर 360 पे, 360 पे जैसा फिगर पहले था वैसा भी अब भी है। तो कहीं ना कहीं आप त्रिभुज में देखेंगे 120, 240 और 360 डिग्री एंगल घुमाने पे जैसा फिगर पहले था वैसा अब भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।